तो यार आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ एस क्लास हीरोज वर्सेस मॉन्स्टर एसोसिएशन, जिसके की दौरान एस क्लास हीरोज का सामना होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से, यानी कार्ड्रेस से, जिनके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कई सारे कार्ड्रेस मॉन्स्टर किंग ओरोची से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रही बात इस बैटल की, तो ये बैटल काफी ज्यादा लंबी है, तो इसलिए इस बैटल को मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। पहला पार्ट ये वीडियो है और अगले 2 पार्ट्स भी आएंगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उस पर। और इन तीनों पार्ट्स के खत्म होते होते तो मैं ये रियलाइज हो जाएगा कि भले ही सैटामा ने गारो के अलावा और किसी से फाइट नहीं करी मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान, लेकिन स्टिल अगर वो नहीं होता मॉन्स्टर एसोसिएशन पे उस टाइम पे तो काफी सारे हीरोज मारे जाते। और अगर सोच रहे हो हाउ, देन कीप वॉचिंग। तो यार सीन की शुरुआत होती है एस क्लास हीरोज की मीटिंग से, जिसके के दौरान सारे एस क्लास हीरोज मॉन्स्टर एसोसिएशन की डिटेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको इस लप्पू को रेस्क्यू करना था ना। सोच रहे क्यों? पैसा 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 पैसा। इसका बाप हीरो एसोसिएशन का बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, इसलिए अब भैया एस क्लास हीरोज की मीटिंग थी, इसलिए उनके लिए डिस्कस करने वाली बात ये नहीं थी कि कैसे बचाया जाए उस बंदे को, मतलब इस बच्चे को, बल्कि बहस उनकी इस बात पे हो रही थी कि लीड कौन करेगा इस ऑपरेशन को। और यही बहस और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब अमाइन मास्क की उस मीटिंग में एंट्री होती है, जो कि उस मीटिंग में घुसते पूछता है कि मुझे क्यों नहीं इनवाइट करा गया इस मीटिंग में। तो इस पे तात्सुमा की भी लाइक बिकॉज वी ऑल हेट यू, लेकिन चाइल्ड एम्परर इस बात से डिसएग्री करते हुए बोलता है कि सरफेस पे भी तो कोई कैप्टन चाहिए ना लीड करने के लिए, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं ये सब कुछ देखने के लिए। लेकिन अमाइन मास्क इस बात से डिसएग्री तो करता ही है, मना तो करता ही है, बट साथ ही साथ वो ये भी बोल देता है मैं इस ऑपरेशन को लीड करूंगा इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इस बात से इस बार ज़ॉम्बी मैन मना करता है कि ये कोई मजाक है क्या, तुम लीड करोगे मैं। इसी तरह इन सब के बीच बहस चलती है। जब ये बहस हाथ पाई पे उतरने वाली थी तभी वहां पर एंट्री होती है गैस किसकी? किंग की, जिसके एंटर करते ही सारे हीरोज चुप। और किंग की ऐसी फ्लैशी एंट्री से तात्सुमा की भी लाइक। अब वैसे तो किंग के एंटर करते ही अमाइन मास्क उससे उसको फॉलो करने की बोलता है, लेकिन जब उन सबको ये पता चलता है कि किंग पूरी रात मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा हुआ था जबकि ये सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो वो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इस ऑपरेशन का मेन लीडर डिसाइड ही नहीं होता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि सिर्फ एस क्लास हीरोज ही नहीं, ए और बी क्लास हीरोज भी इस ऑपरेशन में पार्ट लेंगे, सरफेस पे चीजों को संभालेंगे। इसके बाद हमें ये रिवील होता है कि सिल्वर फैंग को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि सीजन 2 के लास्ट में तुम्हें याद होगा कि बाय मिस्टेक ही सही, लेकिन गारो सिल्वर फैंग और जेनोस के शिकंजे से भाग निकलता है और इन दोनों पे शक होने की वजह से हीरो एसोसिएशन ने ना तो सिल्वर फैंग को कुछ बताया ना ही जेनोस को। और जब सिल्वर फैंग फोन के बहाने से हीरो एसोसिएशन में आया होता है और पूछता है गारो के बारे में कोई न्यूज है कि नहीं, तो भी उसे कुछ भी नहीं बताया जाता। बट एक्सीडेंटली एंड लकीली जिस रूम में सिल्वर फैंग बैठा होता है उसी रूम में एंटर कर जाता है किंग। अब किस लिए एंटर करता है ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो एंटर करता है तो अंदर देखते नहीं है कौन है। और इसलिए जब बैंग अचानक से पीछे से आके उससे बोलता है आखिर करना क्या चाह रहे हो तुम, तो किंग भड़क जाता है, बंदे की फटके हाथ में आ जाती है लाइक किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। और वो बैंग से तुरंत ही पूछता है कि बैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ऐसे ही बातों बातों में सिल्वर फैंग किंग से सब कुछ उगलवा लेता है कि क्या क्या होने वाला है हीरो एसोसिएशन में, क्या वो प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि किंग को भी कोई ना कोई रास्ता निकालना था इस झंझट से बचने के लिए, तो इसलिए वो बैंग और बॉम्ब को एक आइडिया देता है कि कैसा रहेगा अगर हम सब मिलकर सैटामा और जेनोस को इंक्लूड करके मेरे को असाइन किए गए रूट से घुसते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन में। इस बात पे ऑब्वियसली बैंग हाँ कर देता है और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सैटामा के अपार्टमेंट में मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सारे हीरोज डिप्लॉय हो जाते हैं इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन सैटामा उन लोगों को अपार्टमेंट में मिलता नहीं है। जो जाने के किंग भी लाइक व्हाट, व्हाई, हाउ कुड दिस। लेकिन जो भी था प्लान तो उनका बन ही चुका था, इसलिए वो सब एंटर कर जाते हैं एक्सेप्ट जेनोस जो कि अपार्टमेंट पर रुकता है सैटामा के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि सारे हीरोज उस आइसोलेटेड एरिया में जाते हैं जहां से कि सारे मॉन्स्टर्स निकलते हैं, सो डेट मॉन्स्टर एसोसिएशन में एंटर करने का उन्हें पाथ मिल सके। और उन सबके उस एरिया में एंटर करते ही उनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी जगहों से मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। इनफैक्ट आसपास की बिल्डिंगों में भी भरे हुए थे मॉन्स्टर्स। इसके बाद हम ये देखते हैं कि छोटे मोटे हीरोज छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को संभाल रहे होते हैं और मजा आ रहा होता है उन्हें कि भैया इतना बढ़िया कर रहे हैं वो, इतने खतरनाक
और इतने इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में। और उन सब में जोश तब बढ़ जाता है जब एस क्लास हीरोज भी उन्हें अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। लेकिन तभी पता नहीं कहां से ये राइनो वाला मॉन्स्टर आता है और एक एक करके सारे ए और बी क्लास हीरोज को धूल चटाने लग जाता है। इनफैक्ट उन सबका कोई भी अटैक एक स्क्रैच तक नहीं लगा पाता इसकी बॉडी पर। इसलिए मैदान में उतरता है एटॉमिक समुराई और सिर्फ एक अटैक में इस मॉन्स्टर की बोटी बोटी एक कर देता है। और वो ऐसा इतनी जल्दी करता है कि इस बंदे को खुद नहीं पता चलता कि उसके इतने हिस्से हो चुके हैं। इसका फ्लैश ही फ्लैश उतरता है मैदान में और एक एक करके सारे एस क्लास उतरने लग जाते हैं, मॉन्स्टर्स की हवा टाइट करने लग जाते हैं। और ऐसा करते हुए देख ए और बी क्लास हीरोज को समझ में आता है कि उनमें और एस क्लास हीरोज में आखिर डिफरेंस क्या है। और उन सब में से सबसे पावरफुल मॉन्स्टर की हालत तात्सुमाकी कुछ ऐसी कर देती है और ग्योरो जो ये सब कुछ होते हुए अपनी आंख के थ्रू देख रहा था, चाइल्ड एम्परर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे कि बाकी सब कुछ ना देख पाए। लेकिन इट डजंट मैटर क्योंकि ग्योरो ऑलरेडी सब कुछ देख चुका था। बस एक चीज रह गई अकॉर्डिंग टू हिम, गेस व्हाट, किंग की पावर। और ये सारे कमजोर मॉन्स्टर्स उसे पता थे कमजोर है, फिर भी उसने एस क्लास से लड़ने को इसलिए भेजे थे ये मॉन्स्टर्स क्योंकि वो सारे एस क्लास हीरोज की पावर्स, उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में जानना चाहता था रियल बैटल के थ्रू। क्योंकि असली बैटल तो शुरू होने वाली थी कार्ड्रेज के साथ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था कि सरफेस पे सारे हीरोज ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुके होते हैं। इसलिए छोटे मोटे हीरोज को सरफेस पे स्टैंड बाय रहने को बोला जाता है और बाकी सारे एस क्लास हीरोज को अंडरग्राउंड इस लप्पू को रेस्क्यू करने को बोला जाता है। मतलब यहाँ से असली रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होता है। इसके बाद सारे हीरोज अपनी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं और हमें ये भी शो करा जाता है कि इन सब के बीच कम्युनिकेशन जो होगा ना वो इस चीज के थ्रू होगा जो कि उन सबको चाइल्ड एम्परर ने दी थी। अब इन सारे हीरोज में हमें सबसे पहले फ्लैशी फ्लैश दिखाया जाता है जिसको कि ये सारे मॉन्स्टर मिलते हैं छोटे मोटे, इनको वो आसानी से खत्म कर देता है, आगे चल देता है। लेकिन इसी के बाद उसका एनकाउंटर होता है इन दोनों से जो कि फ्लैशी फ्लैश के अटैक से उसकी स्पीड से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन फ्लैशी फ्लैश उनकी एक नहीं सुनता और तुरंत ही अटैक करता है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम वो अटैक आसानी से डॉज कर लिया जाता है। और इसके बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि ये दोनों बंदे फ्लैशी फ्लैश के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इनफैक्ट हम सबसे भी ज्यादा जानते हैं कि कैसे वो एक क्रिमिनल है जिसने कि अपनी 44th ग्रेजुएशन क्लास को खत्म कर दिया था एक इंसिडेंट के दौरान। और तब जाके फ्लैशी फ्लैश को समझ में आता है कि ये दोनों आखिर है कौन और कहां से हैं। अब सबसे पहले फ्लैशी फ्लैश का सामना होता है इस बंदे से जिसपे कि ऑब्वियसली फ्लैशी फ्लैश भारी पड़ रहा होता है। और इतनी देर में जब तक ये दोनों लगे हुए थे एक दूसरे से भिड़ने में, ये बंदा ट्रैप क्रिएट कर देता है पूरे टनल के अराउंड सो डेट फ्लैशी फ्लैश के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कराया सके। इसलिए बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि अब फ्लैशी फ्लैश मकड़ी के जाले में फंसे एक कीड़े की तरह है। लेकिन गेस व्हाट, सरप्राइजिंग फॉर हिम फ्लैशी फ्लैश पूरे टनल को ही स्लैश कर देता है और उन दोनों से एक साथ भिड़ रहा होता है। इसके बाद वो दोनों सीक्रेट पैसेज के थ्रू फ्लैशी फ्लैश को और भी ज्यादा अंडरग्राउंड ले आते हैं, स्पेसिफिकली बोलूं तो अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में यानी खुले में, सो डेट वो ऑल आउट जा सके और सीरियसली फाइट कर सके। और अपनी जीत कंफर्म करने के लिए ये दोनों फ्लैशी फ्लैश पे एक साथ भी अटैक करते हैं। लेकिन स्टिल फ्लैशी फ्लैश उन दोनों के ही साथ आसानी से कीप अप कर रहा होता है। और इसी दौरान वो उन दोनों से पूछता भी है कि आखिर कौन है जिन्होंने तुम दोनों को मेरे पीछे भेजा है मुझे मारने के लिए। इस पे ये बंदा हंसते हुए बोलता है, तुमको कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं कि इस बंदे ने हमें भेजा है। तो फ्लैशी फ्लैश ने उसको पहले से मार रखा होता है। फिर और भी ऐसे ही नाम लेते हैं, अगर ये बंदा बोलूं तो उसको भी मार रखा होता है, ये बंदा बोलूं तो उसको भी मार रखा होता है। मतलब फ्लैशी फ्लैश ने उन सारे बंदों को ऑलरेडी खत्म कर रखा होता है जो कि उसके लिए असैसिन भेज सकते थे मारने के लिए उसे। इसके बाद यही बंदा बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने उन सबको मार दिया क्योंकि तुमको मारने के बाद हम उन्हीं को मारने वाले थे, ऐसा करके तुमने हमारा काम आसान कर दिया। इसके बाद फिर से उन तीनों की बैटल शुरू हो जाती है और क्योंकि फ्लैशी फ्लैश को पता चल गया था कि उनको किसी ने भी हायर नहीं किया है तो वो उन्हें ये प्रूफ कर देता है कि उनमें और फ्लैशी फ्लैश में क्या डिफरेंस है। मतलब समझ रहे हो, बंदा इतनी देर से होल्ड बैक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि कौन ने भेजा इनको। और इसी के बाद हमें ये भी रिवील होता है कि फ्लैशी फ्लैश को पहले से पता था कि ये दोनों ऑलरेडी मॉन्स्टरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, क्योंकि वो चाहते तो उसी टनल में लड़ सकते थे। लेकिन जब ये दोनों मॉन्स्टर बन जाते हैं तो इन पे अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं होती, इसलिए इन्हें बिगर स्पेस चाहिए था लड़ने के लिए। इसलिए तो वो फ्लैशी फ्लैश को यहाँ पर लेकर आए थे। अब ये चीज सुन के ये दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस और ये दोनों मॉन्स्टर बनते हुए फ्लैशी फ्लैश से ये बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें पहले से पता था फिर भी तुम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग इस लोकेशन पर आए, आर यू ब्रेव।
और स्टूपिड, और इसी के साथ इन तीनों की फाइट शुरू हो जाती है। एंड सीरियसली ये दोनों अपनी स्पीड से फ्लैशी फ्लैश को सरप्राइज कर देते हैं, और जहाँ ये पहले डीमॉन लेवल थे वहीं अब ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। अब ये दोनों कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके इनकी फ्लैशी फ्लैश के साथ हो रही फाइट से साफ दिख रहा होता है, लेकिन स्टिल अभी भी फ्लैशी फ्लैश इनके अटैक्स को आराम से हैंडल कर रहा होता है। इनफैक्ट इनके मोस्ट पावरफुल अटैक्स को भी ब्लॉक कर पा रहा होता है। अब फ्लैशी फ्लैश के ऐसे ब्लॉक के बाद इन्हें अंदाजा हो जाता है फ्लैशी फ्लैश की सुपीरियरिटी के बारे में, लेकिन अभी भी बहाने ढूंढ रहे होते हैं मन ही मन कि हमारी स्पीड और स्ट्रेंथ तो एक जैसी है, हमें अंतर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद ये एक फ्लूक होगा यानी तुक्का। लेकिन फ्लैशी फ्लैश ये क्लियर कर देता है कि आई नो ऑल योर टेक्निक्स इनसाइड आउट, बिकॉज मैंने किसी से भी ज्यादा ट्रेनिंग की है। इस पे ये दोनों मिला, इज दैट सो, आई सी। इसके बाद पता है ये दोनों मोस्ट पावरफुल अटैक करते हैं फ्लैशी फ्लैश पे। गेस क्या है वो? अल्टीमेट स्पीड। यानी ये दोनों बिना किसी वेपन के सिर्फ और सिर्फ स्पीड का यूज करने वाले थे फ्लैशी फ्लैश को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी फुल स्पीड शो नहीं करी थी उसे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फ्लैशी फ्लैश का भी सेम केस था, उसने भी शो नहीं करी थी फुल स्पीड। और ये जो फाइट होती है ना इनकी, एक इंस्टेंट में होती है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी फाइट खत्म होने के बाद ही जो डिस्ट्रक्शन होती है वो अपना इफेक्ट लेती है। और ऐसा नहीं था फ्लैशी फ्लैश इस फाइट को आसानी से खत्म कर देता है, थोड़ा बहुत तो बंदे के लिए चैलेंजिंग होता ही है, तुम उसके एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हो। बट मौका मिलते ही फ्लैशी फ्लैश उन दोनों को दो हिस्सों में बांट देता है, और जहाँ कुछ ही सेकंड्स पहले ये दोनों फ्लैशी फ्लैश से कॉन्फिडेंटली लड़ रहे थे, उनकी इस समय पे कुछ ऐसी हालत हो जाती है, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके का ब्रेकडाउन हो जाता है इनका। और सिर्फ यही सवाल निकल रहा होता है इनके मुंह से, व्हाट एग्जैक्टली आर वी मिसिंग, जिसका जाते जाते फ्लैशी फ्लैश जवाब भी देता है, योर ट्रेनिंग इज लैकिंग। लेकिन तभी उसे बीच रास्ते में याद आता है, अरे चाइल्ड एम्परर का दिया ट्रांसमीटर तो रह ही गया कहीं, और बंदा फंस जाता है क्योंकि उसे भैया रास्ता थोड़ी पता था, एंड उस ट्रांसमीटर में मैप होने की वजह से ही तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमें दिखाया था चाइल्ड एम्परर जो कि सिचुएशन का जायजा ले रहा होता है, सारे हीरोज को ट्रैक करके कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसी ट्रांसमीटर के थ्रू। और बंदे का प्लान ये था कि वो जल्दी से जल्दी उस हॉस्टेज को रेस्क्यू कर ले, सो डैट सारे हीरोज अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़ सकें। और इसी दौरान उसके रास्ते में जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स आते हैं उन्हें वो लिटरली बिना देखे खत्म कर देता है अपने टूल्स के थ्रू। और ऐसा ही मॉन्स्टर एसोसिएशन को एक्सप्लोर करते हुए उसे मिलता है एक रूम जहाँ पर की मेटल नाइट टुकड़ों में पड़ा होता है, और उसे देखे चाइल्ड एम्परर को साफ क्लियर हो जाता है कि इस पे मेटल नाइट के रोबोट पे कई तरीके की टेस्टिंग करी गई है। बट स्टिल वो यही वंडर कर रहा होता है कि किस तरीके के अटैक्स से ये गुजरा होगा जो उसकी ऐसी हालत हो गई है। यही सोचकर बंदा अंधेरे में चला जाता है कि अगर उसका सामना उसी बंदे से हुआ जिसने की इसका ऐसा हाल किया है, उसका खेल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट जो भी था वो मेटल नाइट की हेल्प से हॉस्टेज की लोकेशन का पता लगा लेता है और वहां से नॉर्मली चल देता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में मिलता है ये मॉन्स्टर यानी फीनिक्स मैन, जो कि चाइल्ड एम्परर को सरल भाषा में बोलूं तो हलवा समझ रहा होता है। बंदा ये तक बोल देता है कि ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है। हाँ ठीक है, तुम थोड़े बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें एस क्लास में प्रमोट करने की क्या मतलब है? हीरो एसोसिएशन वाले पागल हो गए क्या? और अपने आप को नेक्स्ट मॉन्स्टर किंग बोलते हुए चाइल्ड एम्परर पे अटैक कर देता है। लेकिन गैस व्हाट, चाइल्ड एम्परर अपनी उंगली तक नहीं हिलाता, उसके अटैक को रोक देता और ये प्रूव कर देता है कि क्यों वो सबसे बड़ा जीनियस है अमंग ऑल एस क्लास एक्सेप्ट मेटल नाइट ऑब्वियसली। और पता है वो ऐसा कैसे करता है? एक ट्रांसपेरेंट फिल्म की हेल्प से, जो कि किसी भी तरीके के सडन इम्पैक्ट को रोक सकती है। इसके बाद वो अपने बैग में से कई तरीके के खतरनाक टूल्स निकालता है और उन सब टूल्स का यूज करके इस चिड़िया की चीर फाड़ कर देता है। एंड दैट्स इट, ये डीमन लेवल मॉन्स्टर सिर्फ एक अटैक में ढेर हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ये चिमकांडी दिखाया जाता है जो कि प्रिजन में होता है और मॉन्स्टर से घिरा होता है। लेकिन चाइल्ड एम्परर इजीली इस बंदे को रेस्क्यू कर लेता है इन सारे मॉन्स्टर्स को टिकाने लगा के। लेकिन तभी सडनली ये मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसपे कि उस पॉइजनस गैस का कोई भी असर नहीं पड़ता। अब इसके अटैक से चाइल्ड एम्परर तो बच जाता है, लेकिन इस पर चाइल्ड एम्परर के किसी भी नॉर्मल अटैक का असर पड़ता ही नहीं। देन अगेन चाइल्ड एम्परर यूजेस हिज ब्रेन, बंदा इस मॉन्स्टर में पेट्रोल भर के आग लगा के भस्म कर देता है। और ये बंदा पता रेस्क्यू किए जाने के बाद क्या बोलता है? आर यू एस क्लास हीरो चाइल्ड एम्परर? यार यू आर वे टू लेट सीरियसली। जिस पे चाइल्ड एम्परर भी लाइक। इसके बाद जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और रास्ते में होते हैं तो तभी उन्हें अगले मोड़ पर ही किसी की परछाई दिखती है। तो चाइल्ड एम्परर जानने की कोशिश करता है कि कौन है।
ऑब्वियसली अपने टूल के थ्रू, लेकिन वो टूल तबाह कर दिया जाता है एंड रिवील होता है कि ये बंदा है जिससे कि चाइल्ड एम्परर का सामना होने वाला है। इसके बाद चाइल्ड एम्परर अपनी पेंसिल्स मिसाइल का यूज करता है उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जगड़ने के लिए, लेकिन सिर्फ अपनी तलवार को एक बार स्विंग करने पे वो उस शिकंजे से आसानी से बाहर निकल जाता है। और यही देखने के बाद चाइल्ड एम्परर समझ जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। इसलिए चाइल्ड एम्परर बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने बेस्ट टूल यानी बेस्ट वेपन का इस्तेमाल करता है, जो कि थे उसके डॉग रोबोट्स। अब क्योंकि ऑब्वियसली एक डॉग काफी नहीं था ऐसे रोबोट से लड़ने के लिए, तो वो 3 डॉग्स निकालता है और उन तीनों डॉग्स को कंबाइन करने का ऑर्डर देता है एंड एज अ रिजल्ट ये डॉग क्रिएट होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बंदा भी सीरियस हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके का ओपोनेंट लाने की। और जैसे ही ये रोबोट अटैकिंग स्टैंस लेता है तो तभी चाइल्ड एम्परर के वो कंबाइंड डॉग और चाइल्ड एम्परर दोनों ही अटैक कर देते हैं, जिसमें से चाइल्ड एम्परर का तो अटैक उसके मूवमेंट्स को रोकता है, वहीं दूसरी तरफ उसके कंबाइंड डॉग का अटैक फुल ऑफेंसिव होता है। लेकिन चाइल्ड एम्परर वहीं रुकता नहीं है, वो तुरंत ही वहां से भाग निकलता है। और जब ये बंधु पूछता है कि क्यों भागे, हम जीत सकते थे उस फाइट को, तो इस पर चाइल्ड एम्परर जवाब देता है कि वो ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से हमारे पास टाइम भी नहीं है इन सारी फाइट्स में उलझ के रह जाने के लिए। इसके बाद जब वो दोनों रास्ते में होते हैं तो फीनिक्स मैन की लाश मिलती है इस बंधु को, जिसे देख के वो डर जाता है। लेकिन चाइल्ड एम्परर रिलैक्स रहने को बोलता है उससे, क्योंकि वो उसे ऑलरेडी मार चुका है। लेकिन तभी ये बंदा इस फीनिक्स मैन को पहचान जाता है, जिसपे चाइल्ड एम्परर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो पूछता है इस लड़के से कि क्या तुम जानते हो कौन है, इतना फेमस कैरेक्टर है क्या ये? तो इस पे ये बंदा बोलता है कि हाँ, एक बहुत बढ़िया कॉमेडी शो आता था एनिमल किंगडम नाम से, उसमें ये एक कैरेक्टर था, लेकिन वो शो कैंसिल हो गया क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा डार्क हो गया था वो शो। और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि डोपी बर्ड डाई अलॉट, क्योंकि वो काफी ज्यादा डम्ब और स्टूपिड था। जो सुन के चाइल्ड एम्परर थोड़ा सोचने लग जाता है, ही डाइड अ लॉट। और इस पे वो लड़का बोलता है यप, क्योंकि ये कैरेक्टर हर एपिसोड के लास्ट में मर जाया करता था और अगले एपिसोड में फिर से अपीयर हो जाता था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। कह सकते हो कि रेजोरेक्ट हो जाया करता था। जो सुन के चाइल्ड एम्परर और भी ज्यादा सोच में, और वो तुरंत ही वहां से निकलने की कहता है उस लड़के से, क्योंकि मॉन्स्टर का कुछ नहीं पता, उनकी बायोलॉजी को प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और चाइल्ड एम्परर वहां से जल्दी जल्दी इसलिए निकलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बंदा इसी सोच में था कि कहीं ये मॉन्स्टर उस कैरेक्टर की पावर्स को इनहेरिट ना कर ले। और बंदे के ऐसा सोचते ही गेस व्हाट, फीनिक्स मैन फिर से रेजरेक्ट हो जाता है, और इस बार अनबिलीवेबल फॉर्म और पावर्स के साथ। अब ये देखने के बाद चाइल्ड एम्परर जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत ही अपने बैग से एक कैनन निकालता है और उस पर शूट करता है। लेकिन इस बार फीनिक्स मैन सिर्फ अपने पंखों को स्विंग करके उनकी हवा से, विंड से ना सिर्फ उन कैनन अटैक्स को नलिफाई कर देता है, साथ ही साथ चाइल्ड एम्परर पे अटैक भी कर देता है। लेकिन चाइल्ड एम्परर खुद को और इस लौंडे को एम्ब्रेला शील्ड की हेल्प से बचा लेता है। और क्योंकि चाइल्ड एम्परर के पास कोई और डॉग रोबोट्स नहीं बचे थे, तो इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय खुद लड़ने के। इसलिए बंदा लड़ने को तैयार हो जाता है अपनी सारी वेपनरीज के साथ, जिसके बाद फीनिक्स मैन फिर से वही अटैक करता है। लेकिन इस बार चाइल्ड एम्परर ने अपने सामने ऑलरेडी वही ट्रांसपेरेंट फिल्म फिर से सेट कर दी थी, जिस वजह से फीनिक्स मैन का अटैक उस तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ फीनिक्स मैन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि अब वो टेस्ट कर सकता है कि वो रियलिटी में कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है पहले से। और वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड एम्परर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि उसने एक नहीं 5 फिल्म्स लगाई हैं एक के ऊपर एक। इसलिए बंदे की टेंशन सिर्फ इतनी थी कि जैसे ही ये बंदा रुकता है, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी सारी फायर पावर कंसंट्रेट करनी है इस पर। लेकिन जैसे ही फीनिक्स मैन अपने आप को एक एक्सप्लोसिव लॉन्च देता है, बंदा पलक झपकते ही उन सारी फिल्म्स को चीर के रख देता है, जो देख के चाइल्ड एम्परर के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में, क्योंकि फीनिक्स मैन अभी भी नहीं रुकता। वो चाइल्ड एम्परर की तरफ ही बढ़ रहा था और चाइल्ड एम्परर अपने कवच के थ्रू बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन स्टिल उसे डैमेज पहुंच जाता है। अब फीनिक्स मैन के ऐसे एक्शन से वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। ये बंदा पसीने छोड़ रहा होता है कि क्या उसे एस क्लास हीरो भी बचा पाएगा। और चाइल्ड एम्परर रो रहा होता है, जिस पे फीनिक्स मैन बोलता है कि चिंता मत करो, अब की बार अगले अटैक में मैं तुम्हें सीधे आफ्टर लाइफ में पहुंचा दूंगा, जिससे कि डर तुम्हारी बॉडी में एंटर ही ना कर पाए। जिसके जवाब में चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है, ये सोच सोच के कि मैं कितना ज्यादा यूजलेस हूँ।
क्योंकि मुझे लगा था मैंने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली हैं, मेरा प्लान सही काम करेगा। लेकिन अब जब वो गौर करता है तो कार्ड्रेस के अलावा भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने की उसकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया है, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। उसे अपना अल्टीमेट वेपन फीनिक्स मैन जैसे बंदे पे यूज करना पड़ेगा। इसके बाद चाइल्ड एम्परर अपनी वॉच के थ्रू कई चीजों को समन करता है, और वो चीजें थी रोबोटिक पार्ट्स। और ये पैनल देख के सीरियसली आयरन मैन 3 की याद आ गई यार। इसके बाद चाइल्ड एम्परर थप्पड़ मारता है फीनिक्स मैन को, लेकिन ये थप्पड़ा इतना ज्यादा पावरफुल था कि फीनिक्स मैन कई दीवारों कई खंभों पार जाके गिरता है। हाँ, वो बात अलग है, उसे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता है, इनफैक्ट कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद, ड्रैगन लेवल में प्रमोट होने के बावजूद बंदा घुटनों पे आ जाता है। लेकिन तभी ये लप्पू बीच में बोल पड़ता है कि अगर ऐसा तुम्हारे पास कुछ था ही तो पहले क्यों नहीं यूज किया। जिस पे चाइल्ड एम्परर चुप, और फीनिक्स मैन भी इस बात पे एग्री कर जाता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ था तो तुम पहले भी यूज कर सकते थे। इस ब्रेट यानी इस बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद तुरंत ही यहाँ से निकल सकते थे। एंड द फैक्ट दैट यू डिडंट डू दैट मीन्स इस चीज को यूज करते समय कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होंगी ही। इसके बाद हमें ये शो कराया जाता है कि चाइल्ड एम्परर इस तरीके के रोबोट को सिर्फ 3 मिनट तक यूज कर सकता है, और अब टाइम बचा है 2 मिनट 38 सेकेंड्स। इसलिए चाइल्ड एम्परर के लिए ये आर या पार वाली सिचुएशन बन जाती है। इसके बाद फाइट शुरू होने से पहले चाइल्ड एम्परर इस भोंदू को सबसे पहले अपने बैकपैक में रख लेता है। जी हाँ, इस रोबोट के पास बैकपैक भी है, और इस रोबोट को अपने नर्व सेल से कनेक्ट करने के बाद लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन फीनिक्स मैन के तो कुछ और ही प्लान्स थे। बंदा चाइल्ड एम्परर को हराना नहीं चाहता था, मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फीनिक्स मैन चाइल्ड एम्परर भी उसी की तरह कॉस्ट्यूम्स का यूज करता है लड़ने के लिए। जी हाँ, वो रोबोट को कॉस्ट्यूम बोल रहा है। अब उसे अपना पार्टनर बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने की बोल रहा था, बल्कि वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहता था, मॉन्स्टर एसोसिएशन और हीरो एसोसिएशन से अलग। और इसी बारे में बात करने के लिए वो चाइल्ड एम्परर को फीनिक्स स्पेस में ले आता है, जो कि एक तरीके का मेंटल एरिया है जहाँ पर की सिर्फ बातें हो सकती हैं, फाइट नहीं हो सकती, क्योंकि छू ही नहीं सकते एक दूसरे को कोई भी। अब इस स्पेस में एंटर करने के बाद फीनिक्स मैन कई सारी चीजें ट्राई करता है चाइल्ड एम्परर पे, सो डैट वो उसे ज्वाइन कर ले। लेकिन ऑब्वियसली चाइल्ड एम्परर किसी बात पे राजी नहीं होता उसकी, और मानता ही नहीं है ज्वाइन करने को। लेकिन तभी फीनिक्स मैन एक ऐसी चीज बोलता है चाइल्ड एम्परर से जो कि उसे सीरियसली सोचने पर मजबूर कर देती है। वो बोलता है, चाइल्ड एम्परर आई नीड योर स्ट्रेंथ। जो सुन के चाइल्ड एम्परर के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं, और वो शायद ट्रांसफॉर्म भी होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जब वो इमेजिन करता है कि वो कैसा दिखेगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद, तो तभी उसे होश आ जाता है और वो फीनिक्स मैन पर अटैक कर देता है एक बहुत तगड़े पंच के थ्रू। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम, फीनिक्स मैन ना सिर्फ उसके पंच को रोकता है, बल्कि अपना मोड चेंज करके उसे पीछे भी ढकेल देता है, और सिर्फ एक किक के थ्रू उसे इतना दूर फेंक देता है। जबकि ये रोबोट कोई हल्का पुल्का तो था नहीं, काफी ज्यादा वेट था इसमें, लेकिन स्टिल सिर्फ एक किक से वो क्लियर कर देता है डिफरेंस इन पावर। और क्योंकि चाइल्ड एम्परर उसकी बात शांति से नहीं माना था, तो वो डिसाइड करता है कि वो फोर्सफुली उसे अपना पार्टनर बनाएगा नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। और ऐसा करते हुए वो अपनी पावर्स भी शो करेगा, सो डैट चाइल्ड एम्परर का मन भी धीरे धीरे बदल जाए और वो मान जाए कि फीनिक्स मैन यानी उसकी बातें किस हद तक सच है। इसके बाद फीनिक्स मैन अचानक से चाइल्ड एम्परर के सामने से गायब हो जाता है और अपनी अनबिलीवेबल स्पीड शो करता है उसे, जिसको कि चाइल्ड एम्परर के जो रोबोट के सेंसर थे वो भी डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। और ऐसा फीनिक्स मैन अपना फिर से मोड चेंज करके कर पाता है। और क्योंकि चाइल्ड एम्परर कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फीनिक्स मैन उस पर अटैक किए जा रहा था, तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा होपलेस लग रही होती है चाइल्ड एम्परर के लिए। लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर एक लेजर की रोप क्रिएट करता है और उससे स्किपिंग करने लगता है, एंड हेंस फीनिक्स मैन को दूर फेंक देता है और उसके लगातार अटैक्स से भी बच जाता है। अब स्किपिंग करते हुए चाइल्ड एम्परर को फीनिक्स मैन छू तो सकता नहीं था, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो चाइल्ड एम्परर से बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी फीनिक्स मैन अपना दिमाग चलाता है और वो चाइल्ड एम्परर का जो रोबोट था जिसके अंदर वो था, उसके हाथों पर वार करता है। क्योंकि भले ही रोप की वजह से वो उसके शरीर पर अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन उसके हाथों पर तो कर सकता था ना। और उसका अटैक काम भी करता है, क्योंकि रोबोट को डैमेज पहुंचाने पर चाइल्ड एम्परर को भी डैमेज पहुंचता है। लेकिन तभी इस उड़ते हुए और खिलखिलाते हुए बर्ड को जाल में फंसा लिया जाता है। और ये जाल किसका था?
चाइल्ड एम्पर का, क्योंकि इतनी देर से जो भागम दौड़ी चल रही है ना, बीच बीच में चाइल्ड एम्पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड्स भी सेट कर रहा था, जो कि ना सिर्फ किसी को रोकने के काम आते हैं बल्कि उसे अटकाने के भी काम आते हैं। जिसके बाद चाइल्ड एम्पर फिर से फीनिक्स मैन पर अटैक करता है, लेकिन फीनिक्स मैन फिर से उसके अटैक को रोक लेता है, वही फॉर्म वही मोड का यूज करके जिसका यूज उसने पहले किया था। और इस बार वो अपनी इस फॉर्म की हीट का यूज करके चाइल्ड एम्पर की फिस्ट को पिघला रहा होता है एंड अल्टीमेटली चाइल्ड एम्पर को भी दर्द हो रहा होता है। और इसी मुश्किल में चाइल्ड एम्पर की नजर जाती है कि 15 मीटर्स नीचे एक वाटर सोर्स है, जिसका की यूज वो फीनिक्स मैन से बचने के लिए कर सकता है, उसे कमजोर करने के लिए कर सकता है। एंड हैंस वो बिना सोचे समझे नीचे ले जाता है डीप में उसे। लेकिन जब वो उसे अपने पंच के थ्रू फोर्सफुली नीचे ले जा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि भले ही छोटे से मूवमेंट के लिए सही, लेकिन उसने हेजिटेट किया था फीनिक्स मैन पे अटैक करने में। अब वैसे उसका एनिमी को ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन स्टिल जो चीज फीनिक्स मैन ने उससे कही थी, चाइल्ड एम्पर आई नीड योर स्ट्रेंथ, जब से वो हीरो बना है अपना 100% भी दे रहा है, लेकिन स्टिल उससे किसी ने भी ये बात नहीं की है। अब भैया इसका सोचना ऐसा लाजिम भी है, क्योंकि यार कितना भी होशियार सही है तो बच्चा ही ना। इसके बाद हमें ये शो होता है कि चाइल्ड एम्पर के ऐसा करने की वजह से, उसकी इतनी सारी डिस्ट्रक्शन की वजह से सीधा साधा यानी अपना टकला फंस जाता है और एक टाइफून में फंस के डूबने लगता है। लेकिन तभी वो सम काइंड ऑफ रूम्स में एंटर कर जाते हैं डीप डाउन जो भी प्रेजेंट थे। और जब सेटामा चाइल्ड एम्पर के रोबोट को देखता है तो उसे लगता है ये तो मैंने कहीं देखा है किसी ना किसी तरीके के एनीमे में। बट इसी के बाद वो ये भी वंडर कर रहा होता है कि यार ये तो रोबोट है, कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, कहीं ये तो वजह नहीं है इन सारी नॉइसेस की। और वहीं चाइल्ड एम्पर जो कि पूरी जान लगा रहा था फीनिक्स मैन को हराने में, डुबाने में, उसका अचानक से ध्यान जाता है सेटामा पे और वो यही सोच रहा होता है कि इतने डीप डाउन एक हीरो यानी एक ह्यूमन क्या कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्राइक टीम से तो था नहीं जिसमें कि सारे एस क्लास और अमाई मास्क इंक्लूडेड थे। तो इसलिए वो सैटामा को रेस्क्यू करने की सोचता है। और जब सैटामा इशारों में बोलने की कोशिश करता है कि आवाज बहुत ज्यादा तेज है, कुछ मत बोलो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस चीज को चाइल्ड एम्पर समझता है कि सैटामा कुछ भी नहीं सुनना चाहता, सो शट अप। और सैटामा शॉक हो जाता है कि इतना जीनियस बंदा सारे गैसेस गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, समझ रहा है। इतने में फीनिक्स मैन पेंगुइन मोड में चला जाता है और वहां पे प्रेजेंट पानी की हेल्प से आइस अटैक करता है उस पर, एक आइसबर्ग क्रिएट करके। इसके बाद जहाँ पे वो पहुंचते हैं आसपास जब चाइल्ड एम्पर देखता है तो वो पाता है कि काफी सारी लाशें पड़ी हुई हैं और फीनिक्स मैन के अकॉर्डिंग ये सारे इंसान आपस में लड़के खत्म हो गए। इतने में सेटामा वहां पे पहुंच जाता है, उसे उसी अम्ब्रेला प्रोटेक्शन के थ्रू प्रोटेक्ट करने की सोचता है और कहता भी है इस लोंडे से कि सेटामा को अंदर आने दे। इस पे सेटामा और ये बच्चा भी लग, लेकिन ये बंदा मतलब ही तो था इसलिए मना कर देता है क्योंकि काफी ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा ना, अंदर घुसेगा तो सेटामा। इतने में चाइल्ड एम्पर और फीनिक्स मैन की फाइट फिर से शुरू हो जाती है एंड अगेन फीनिक्स मैन फीनिक्स स्पेस में ले जाता है चाइल्ड एम्पर को और इसके बाद वो फिर से चाइल्ड एम्पर को अपने साथ ज्वाइन कराने के लिए ट्राई करता है, कुछ बातें करके और हीरो एसोसिएशन के डार्क साइड्स उसे रिवील करके, जो सुन के चाइल्ड एम्पर को इतना बड़ा शॉक लगता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पीठ पीछे ये सब भी हो रहा है। और इसी घी में आग का काम करने के लिए फीनिक्स मैन ये भी बोलता है उससे कि अब बताओ क्या तुम अभी भी हीरो बने रहना चाहते हो। और चाइल्ड एम्पर जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज था पहले, अब और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या वो सही साइड पर भी है। और ऐसे ही बहला फुसला के फीनिक्स मैन चाइल्ड एम्पर को अपनी साइड लगभग कर ही लेता है और इस बार चाइल्ड एम्पर रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी एंट्री होती है सैटामा की जो कि उससे बोलता है कि भैया मॉन्स्टर बना के करना क्या चाहता है तुझे। अब सैटामा को वहां पर देख के थोड़ी देर तो शांति छा जाती है कि भैया ये यहाँ पर आया कैसे। और सबसे ज्यादा शॉक होता है फीनिक्स मैन, बंदा पसीने छोड़ देता है कि ये टकला यहाँ पर कर क्या रहा है। और एग्जैक्टली सेम चीज वो सैटामा से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तो जिस पे सैटामा बोलता है इट्स ओके मैं नॉक करके आया हूँ जिस पे फीनिक्स मैन अकड़ाते हुए पसीने छोड़ते हुए बोलता है कि भैया ये स्पिरिचुअल स्पेस है, कोई घर थोड़ी। इसके बाद वो फीनिक्स मैन से ये बोलता है कि मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मुझे लगा तुम मेरे सर और बालों के बारे में फुसफुसा रहे हो। सही में यार सैटामा से फनी मेन कैरेक्टर मुझे तो नहीं लगता पूरे एनीमे में कोई भी है, लेकिन जो भी है वो फीनिक्स मैन को क्लियर कर देता है कि जो भी करना है, जो भी तेरे प्लान्स है वो खुद कर, एक बच्चे को इस सब में मत घसीट, और अगर तू फिर भी नहीं मानता है देन आई एम गोना किक योर एस। जो सुन के फीनिक्स मैन हकलाता रह जाता है, पसीने छोड़ जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता सैटामा के सामने कुछ। बस वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन, ही इज वे टू मिस्टीरियस। और सैटामा जैसे कि सबों से पूछता हुआ आ रहा है, इससे ही पूछता है कि क्या तुम ही हो
जो अंडरग्राउंड आवाजें हो रही हैं उसके पीछे। लेकिन इस पे भी फीनिक्स मैन कुछ भी नहीं बोल पाता सेटामा के मिस्टीरियस प्रेशर को एक्सपीरियंस करने के बाद, जो कि उरोची ने भी करा था इस वीडियो में इफ यू रिमेंबर जब फाइट हुई थी। इसके बाद वो सब वापस रियलिटी में आते हैं। ऑब्वियसली फीनिक्स मैन खुद ऐसा करता है और वो सेटामा को तुरंत ही देखने के बाद डिसाइड करता है कि इस बंदे से तो कम से कम वो दूर ही रहेगा। इसके बाद चाइल्ड एम्परर के पास ज़ॉम्बी मैन का कॉल आता है फॉर सेइंग थैंक्स टू चाइल्ड एम्परर, क्योंकि उसकी हेल्प से मेटल नाइट्स के जो क्लोन बनाए थे मॉन्स्टर एसोसिएशन ने, उनको वो आसानी से डिफीट कर पाया बाय शेयरिंग इट्स वीकनेस इन दिस ट्रांसपोंडर। इसलिए ज़ॉम्बी मैन सारे हीरोज की तरफ से उसे थैंक यू बोलता है, जो सुन के ऑब्वियसली बंदा यार रो जाता है, इमोशनल हो जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत जो हेजिटेशन थी उसके मन में कि वो राइट साइड पे है कि नहीं, वो सब खत्म हो जाती है एंड बंदा फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है। एंड आई डोंट नो हाउ सेटामा भी समझ जाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद पता नहीं कैसे फीनिक्स मैन अपने किसी तरीके के मूड का यूज करके वहां पे पड़ी जितनी भी बॉडीज हैं उनको जिंदा कर देता है, जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज। बट अंतर ये था, ये सारी बॉडीज यानी ज़ॉम्बीज फीनिक्स मैन के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, सच एज चाइल्ड एम्परर को जगाड़ना, जिस वजह से चाइल्ड एम्परर हिल तक नहीं पाता और फीनिक्स मैन उसके पास जाके उसे मॉन्स्टर सेल खिला के मॉन्स्टर में क्रिएट करने की कोशिश करता है। यानी समझ रहे हो, जो भी उसने सारी बातें बोली हैं पहले वो सब झूठ थी। और जब ये सब चल रहा होता है तो इसी दौरान वही सारे ज़ॉम्बीज सेटामा इस बच्चे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेटामा पलक झपकते उन्हें खत्म कर देता। अब सेटामा ने इतनी आसानी से किया है ये बच्चा सोच रहा होता है कि यार इतने कमजोर ज़ॉम्बीज, लेकिन हम सबको पता है कि ये रियलिटी नहीं थी। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चाइल्ड एम्परर काफी बड़ी मुसीबत में होता है। वो सेल उसके मुंह में घुसने की कोशिश करता है, उसे मॉन्स्टर में क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइल्ड एम्परर उसे थूक देता है और ये बोलता है फीनिक्स मैन से, बीइंग अ हीरो कम्स फ्रॉम इनसाइड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉस्ट्यूम। मतलब ऐसा नहीं है तुम विलेन की कॉस्ट्यूम पहन लोगे तो विलेन बन जाओगे, हीरो की पहन लोगे तो हीरो बन जाओगे। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड वॉट यू डू। जिस पे फीनिक्स मैन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सीरियस हो जाता है और डिसाइड करता है कि डेट इज द एंड ऑफ आवर नेगोशिएशन। मैंने तेरे लिए हाथ बढ़ाया और तू मुझे लात मार रहा है, देखते हैं ये तेरा ईगो कब तक टिकेगा मेरे ज़ॉम्बीज के सामने। इसके तुरंत ही बाद चाइल्ड एम्परर उस बच्चे से छुपने की बोलता है कहीं पर, क्योंकि चाइल्ड एम्परर अब अपने रोबोट की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करने वाला था टू डिस्ट्रॉय ऑल ज़ॉम्बीज। और उसका ये प्लान काम भी करता है, लेकिन उसका वो रोबोट कई हिस्सों में टूट जाता है और इसी के साथ फीनिक्स मैन को मौका मिल जाता है अटैक करने का चाइल्ड एम्परर पे, और शायद अपने अटैक के थ्रू वो चाइल्ड एम्परर को मार भी देता। लेकिन सेटामा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसका हाथ रुकता और वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। मोरल डाउन नहीं करना चाहता था ना वो चाइल्ड एम्परर का, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज माय फेवरेट। लेकिन क्योंकि वो रोबोट चाइल्ड एम्परर की आखिरी होप टूट चुका था, तो ये बच्चा टेंशन में आता है कि अब क्या होगा। लेकिन सेटामा बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन बिकॉज दैट किड इज स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। इसके बाद फीनिक्स मैन वही बोलता है चाइल्ड एम्परर से, जो कि हम सब सोच रहे हैं कि अब चाइल्ड एम्परर कैसे हराएगा फीनिक्स मैन को, जबकि सूट के साथ उसकी इतनी बुरी हालत हो रही थी। लेकिन रिप्लाई में चाइल्ड एम्परर भी बोल देता है दैट यू आर द वन हु रिलाइज टू मच ऑन अ सूट। इसके बाद वो चाइल्ड एम्परर को इडियट बोलते हुए हंसने लग जाता है लेकिन उसकी हंसी रुकती नहीं है और बढ़ती ही चली जाती है, जिस पे ये दोनों भी लाइक ये हो क्या रहा है। लेकिन ये चाल थी चाइल्ड एम्परर की, और इसी के बारे में फीनिक्स मैन पूछता भी है कि क्या किया तूने मेरे साथ, जिस पे चाइल्ड एम्परर रिवील करता है कि कुछ नहीं, बस एक टिकलिंग बग डाल दिया तेरे अंदर जो गुदगुदी करता है, और क्योंकि मैं तुम्हारे सिर्फ फेस के थ्रू ही ऐसा कर सकता था, इसलिए मुझे तुम्हारे करीब आने की जरूरत थी और इसलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैंने करा। इसके बाद भाई साहब इतने से रोड से फीनिक्स मैन की ऐसी हालत हो जाती है, बंदा पागल हो जाता है हंस के, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिना रोके इतना ज्यादा हंसने लग जाता है वो कि बॉम्ब की तरह फूट जाता है, और इस धमाके से निकलता है ये, जी हाँ ये फीनिक्स मैन ही है जो कि अब चिक मैन बन चुका है। और दूसरी ही तरफ सेटामा शाबाशी देता है चाइल्ड एम्परर को कि उसने काफी अच्छा किया, जबकि उसकी एज काफी ज्यादा छोटी है। अब इसके बाद क्या होता है, सेटामा कहाँ जाता है, तुम इस वीडियो में डिटेल में जान सकते हो इफ यू वांट, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने सेटामा वर्सेस उरोची भी कवर किया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और